चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1। बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू की बात के इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, चैप्टर हमसे क्या बोल रहा है? चैप्टर हमसे ये बोल रहा है भैया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले कैसी थी। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरा, कैसी थी, क्या नहीं थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ब्रिटिशर ने क्या करा था। लेकिन बच्चों उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए कि ठीक है भैया, आप लिखाओ मेरे साथ साथ। बच्चों ये बात अपने एक कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। बच्चों एक बंगाल के अंदर एक छोटा सा गांव था, समुद्री तट के किनारे बोल सकते हैं। उसका नाम था प्लासी। क्या नाम था उसका भैया? प्लासी। तो हुआ क्या था, हमारे एक राजा थे जिनका नाम था सिराज उद्दौला। ठीक है, ये राजा थे हमारे। तो ये पूरे बंगाल वगैरह को कंट्रोल यही कर रहे थे, सारी चीजें पॉलिसी इनके थ्रू हो रही थी। और इधर थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ठीक है, यहां पर हमारा आ गया सिराजुद्दौला और यहां पर थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बच्चों सिराजुद्दौला ने क्या करा था, जो ब्रिटिशर वगैरह अपनी मनमानी करते थे, टैक्स ना देना, तो उन्होंने टैक्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। तो सिराजुद्दौला ने एक तरह से देखा जाए तो अपनी सारी पॉलिसी को लगाना चालू कर दिया था, जिससे इन लोगों को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, फिर हुआ क्या, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था भैया? मीर जाफर। कौन था ये था सेनापति। अब तुम्हें पता है भाई, देखो सेनापति क्या करता है, गद्दारी करना तो शुरू से ही रहा है ना, गद्दारी करना। तो हाँ, एक हमारा ब्रिटिश का गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था भैया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो हुआ क्या था, मीर जाफर ने दोस्ती कर ली रॉबर्ट क्लाइव से, दोस्ती कर ली। हालांकि सिराजुद्दौला की जो सेना थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बच्चों सेनापति ने गद्दारी कर ली। तो जो लड़ाई के जो सैनिक वैनिक होंगे, सेनापति ने अपनी साइड कर लिए और इन शॉर्ट देखा जाए तो सिराजुद्दौला वो युद्ध को हार गया। ठीक है, युद्ध हार गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने वादा करा था मीर जाफर से कि गद्दी पे बैठेगा तू। ठीक है, तो गद्दी पे बैठा मीर जाफर, लेकिन चली किसकी? चली हमारे ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, गद्दी पर बैठा मीर जाफर, चली ब्रिटिशर की थी। ये सारा कांड हमारा हुआ था 23 जून 1757। कांड कब हुआ था ये? 23 जून 1757। कहां पर हुआ था भैया? बंगाल से। सबसे पहला बंगाल से नाटक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध को नाम दे दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। क्या नाम दे दिया गया भैया? बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध का नाम रख दिया गया। क्लियर है यहां तक? तो ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी बात है। तो मैं फिलहाल इनसे मतलब नहीं है, सिराजुद्दौला कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, मीर जाफर कौन था, बट थोड़ा सा फील आ जाता है। हाँ, तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। बंगाल के अंदर एक गांव था प्लासी, समुद्र के किनारे था, वहां से सामान आता जाता रहता था। तो वहां पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने बंगाल से अपना सिस्टम पूरा स्टार्ट किया था। फर्स्ट यहीं पर कांड हुआ था। चलो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले तो बहुत सारे डेवलपमेंट के फेज होते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, टू फर्स्ट लुक द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। अब हमें ये बात जानना जरूरी है, पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस उससे पहले कैसी हो गई थी, ब्रिटिशरों ने उसका कैसे डेड करा था, क्या करा था। ठीक है, चलो सेकंड, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत जीरो हो गया। किसके अंदर? कॉलोनियल रूल। भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो ब्रिटिशर थे वो हम पर राज कर रहे थे, तो वो एक
कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो वही हो गया हमारा कॉलोनियल रूल, मतलब दूसरी कंट्री का हमारे ऊपर जो वो सारे चीजें कर रहे थे उसको हम बोलेंगे कॉलोनियल रूल, जो उनके रूल हमारे ऊपर लगे हुए थे। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज, ब्रिटिशरों के रूल से पहले, मतलब वो आए नहीं तो उससे पहले जो हमारे भारत की इकोनॉमी थी बच्चों वो कैसी थी? प्रोस्पेरस। कैसी थी भैया? वो थी प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस क्या होता है भैया? खुशहाल। खुशहाल, इसको हिंदी में बोलते हैं खुशहाल। जो हमारी इकोनॉमी थी वो खुशहाल थी, मजे आ रहे थे, मौज ले रहे थे, सब चीज बढ़िया कर रहे थे। प्रोस्पेरस। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, स्वतंत्र थी और सेल्फ रिलायंट थी, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं थी, वो अपने आप मौज कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एग्रेरियन। बच्चों एग्रेरियन क्या होता है? जो इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का 2/3 जो हिस्सा था वो खेती करता था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एग्रेरियन, मतलब मेनली हम खेती पे डिपेंड थे। चलो नेक्स्ट, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन। और बच्चों जो हमारे हाथ की कारीगरी थी ना हमारे भारत के अंदर वो बहुत फेमस थी, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क में हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गए, उनमें हम लोग बहुत अच्छे थे और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी थे। क्लियर? चलो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब यहां पर बच्चों ब्रिटिश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? ये ब्रिटेन की बात हो रही है। वर कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, वो अपने ही इंटरेस्ट को, मतलब अपने ही फायदे को प्रमोट करते थे और अपने फायदे को सेव करते थे कि भाई हमारा कहां फायदा हो रहा है हम उसी पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। बच्चों को पता क्या करते थे? देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये क्या करते थे, ये हमारा भारत है, ये हमारा ब्रिटेन हो गया, तो ये क्या करते थे? भारत से रॉ मटेरियल ले लेके जाते थे। ये हमारे भारत से रॉ मटेरियल लेके गए ब्रिटेन में, भैया बिल्कुल लेके गए। अब देखो बच्चों शर्त क्या आती है, भारत से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल लेके तो गए लेकिन बहुत ही चीप रेटों में लेके जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सस्ता लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर अपनी बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनों से उससे बनाया फिनिश गुड, फिनिश्ड गुड। हाईटेक मशीनों से गुड्स को बना बना के वो भारत भेजते थे, ठीक है। तो देखो वही लाइन यहां पर बोल रही है, क्या बोल रहा है? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया को बना दिया सप्लायर, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड, बना सामान यहां से लेके जा रहे हैं, बना के फिर यहीं बेचने आ रहे हैं, तो कंज्यूमर हमको बना दिया ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। चलो नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय हिज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री की बच्चों हमें इकोनॉमिक कंडीशन पता करनी हो तो हम उसकी देखते हैं नेशनल इनकम। जो तुमने मैक्रो पढ़ रहे हो ना उसमें फर्स्ट चैप्टर में देख रहे होगे नेशनल इनकम, मतलब पूरे नेशन की कमाई क्या है, ठीक है। और उसकी पर कैपिटा इनकम से, तो भैया पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो बच्चों ध्यान से लिख लो इसको, पूरे देश की टोटल इनकम में जब हम उस देश की टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकलकर आती है, ठीक है। तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकलकर आती है। चलो अब एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस से पहले और ब्रिटिशरों से पहले इंडियन इकोनॉमी प्रोस्पेरस थी, एग्रेरियन थी। प्रोस्पेरस का मतलब होता है भैया सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट, तेल को खुद का करना, खुद का कमाना, खुद का खाना। एग्रेरियन का मतलब क्या होता है? जो हमारी मेनली पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर टोटली डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन। और जो हमारी इंडस्ट्री थी वो किसके लिए फेमस थी? हाथ की कारीगरी के लिए हम बहुत फेमस थे। हम लोग हाथ की कारीगरी के लिए बहुत फेमस थे। हम लोग कॉटन बना रहे थे, सिल्क बना रहे थे, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह का बिजनेस करते थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिशर हमारे पास आ गए। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब यहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ब्रिटेन। वर्क कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, वो कंसर्न किसमें करते थे कि भाई हमारा कहां फायदा हो रहा है हम उसी को देख के ऊपर बात करेंगे। मेनली उनका जहां फायदा हो रहा हो वो काम करते थे वो।
दे ट्रांसफॉर्म इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने क्या करा, भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसके लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया भैया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वो हमारे भारत से चीजों को लेके जाते थे, रॉ मटेरियल को वहां अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बना के दोबारा वापस में इंडिया में लाकर उसको बेचते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज बाय इट्स नेशनल इनकम। किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति को हम कैसे जज करते हैं? नेशनल इनकम के थ्रू। जो पूरे नेशन की कमाई है उसके थ्रू हम उसको जज करते हैं, और उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। भैया पर कैपिटा इनकम क्या होती है? उस देश के पर हर नागरिक की कमाई कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भैया पर कैपिटा इनकम का? टोटल इनकम कंट्री की डिवाइड कर दो, भाग कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों अगला पॉइंट है हमारे पास, नो सिंसियर अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट देम। कहने का मतलब ये है भैया कि जो हमारे भारत की नेशनल इनकम थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं समझी। करना ही क्या है, इंडिया ही तो है। ठीक है, चलो फिर कुछ इंडिविजुअल लोग थे, उन्होंने ट्राई करा, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे भैया, एक विलियम डिग्बी थे, एक फिंडले शिरस थे, एक वीके आरवी राव थे, एक हमारे आरसी देसाई थे। हाउएवर ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। ठीक है, देखो ट्राई तो सबने करा, लेकिन इन सबके रिजल्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाले थे। वाद विवाद चल रहा था कि इतनी कैसे हो गई, इतनी कैसे हो गई, ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्राई इन्होंने करा, अटेम्प्ट करे, लेकिन बच्चों की पॉइंट है यहां पर एक एस्टिमेट्स बाय डॉक्टर राव, एक हमारे डॉक्टर राव थे, उनका एस्टिमेट ठीक माना गया। उनका एस्टिमेट जो था वो ठीक माना गया, तो इस नाम को याद कर लेना, डॉक्टर राव। डॉक्टर राव ने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी उसको सही माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो जो फर्स्ट हाफ था हमारा 20th सेंचुरी का, बच्चों कंफ्यूजन होती है, तो बच्चों इसका मतलब ये है 1900 से लेकर 1950 तक का जो साल था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। एग्रीगेट रियल आउटपुट was growing at less than 2%। मतलब एक तरह से मैं आपको समझाऊं तो जो हमारी कंट्री प्रोडक्शन कर रही थी वो 2% से भी कम था जो ग्रोथ थी। ठीक है, पर कैपिटा आउटपुट और जो पर पर्सन की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी बच्चों? 0.5%। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं इन सारे पॉइंट्स को। देखो फर्स्ट हमने क्या सीखे थे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल colonial policies of colonial government were concerned with protection and promotion of their interest। वो बेसिकली क्या करते थे, ब्रिटिशर जो थे हमारे अपना फायदा देखते थे, अपने आप को बचाते थे, और उनको ये लगता था हमारा कहां से बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड। उन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से लेके जाते थे वो अपनी कंट्री में। ठीक है, यहां से रॉ मटेरियल लेके गए अपनी कंट्री के अंदर, वहां से उसका फिनिश गुड बनाया और वो इंडिया में आके ही बेच दिया। ठीक है, The economic condition of a nation can be judged by its national income and per capita income। तो जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो कैसे पता चलती है? एक तो पूरे नेशन की इनकम से, और पर कैपिटा इनकम मतलब होता है उस देश के पर नागरिक की कमाई, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट भैया हमने क्या सीखा, नो सिंसियर अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट देम। और ब्रिटिश सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे हमें नेशनल इनकम पता चल सके। फिर कुछ भारतीयों ने अटेम्प्ट करा, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, हमारे फिंडले शिरस हो गए, वीके आरवी राव हो गए, आरसी देसाई हो गए। हाउएवर ऑल दिस एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, और इन एस्टिमेट ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था। नेक्स्ट, एस्टिमेट बाय डॉक्टर राव वर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, और जो एस्टिमेट हमारे डॉक्टर राव ने दिया था उसको ठीक माना गया। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब बच्चों सन 1900 से लेकर 1950 तक एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज ग्रोइंग लेस देन 2%। तो जो ऑल ओवर ग्रोथ थी हमारी वो कितनी थी? 2% से भी कम थी, एंड पर आउटपुट वो 0.5% थी पर एनम। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। बच्चों हमारा क्या था, यहां से प्री वर्ड हटा दो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्टरी। मतलब जब ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर शासन था तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, वो उनकी स्थिति
और हमारी खेती की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी वॉज ओवरवेलमिंगली, बच्चों इसका हिंदी में मतलब पता क्या होता है? अत्यधिक। हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर, मतलब बहुत ही बैकवर्ड थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी। नेक्स्ट, नियरली 85% पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, मतलब जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन थी उसका 85% जो भाग था, 85% जो लोग थे वो कहां रह रहे थे भैया? वो अपने गांव में जाके रह रहे थे। एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और वो टोटली किस पर डिपेंड थे भैया? वो प्रॉपरली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में था ब्रिटिश सरकार के टाइम पर, बहुत ज्यादा बेकार था। जो हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर फैसिलिटी वगैरह थी और अपना इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। ठीक है, और हमारा एग्रीकल्चर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। नेक्स्ट, और 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज एंड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो हमारी 85% की पॉपुलेशन थी वो कहां पर रह रही थी? 85% की जो पॉपुलेशन थी वो हमारी गांव में रह रही थी और वो टोटली हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ठीक है, चलो अब बच्चों ये पॉइंट हमारे रिपीट हो गए हैं दोबारा, ये पॉइंट रिपीट हो गए हैं। चलो नेक्स्ट, डिस्पाइट द लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर द इकोनॉमी वाज स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। अब कहने का मतलब ये है बच्चों, हमारे भारत का 85% जो था बंदा वो किसान था, खेती कर रहा था। खेती करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी फूड के लिए, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे थे। कहने का मतलब ये, अपना पेट भरने के लिए हमारी इकोनॉमी फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। देखो यही लाइन लिखी हुई है, डिस्पाइट द लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी एंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब हमारी मेजरली 85% पॉपुलेशन किसानी में, खेती में लगी हुई थी। द इकोनॉमी वाज नॉट स्टिल सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, लेकिन तब भी हमारी इकोनॉमी फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, अपना खाना वो नहीं बना पा रही थी।